लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कुछ चीजों को, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को आगे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजों को हम लोग पीछे से जो रिवाइज किया है उनसे आपको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो भी चीजें हैं उसको आगे बात करेंगे। तो जल्दी से हमें बता दीजिए आप सभी लोग कि संविधान सभा की किस बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कब किया गया था? बताएं भाई। तृतीय बैठक। तृतीय बैठक में किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। डेट क्या है? सर क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन ये है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको किस दिन प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के अंतर्गत? 13 दिसंबर 1946। 1946 को 13 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल सा है बहुत ही। ये बताइए कि अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? अगस्त प्रस्ताव जो है यह किस वर्ष पारित किया गया था? सिंपल 1940 में। किनकी बातों को आंशिक रूप में माना गया था जो कि बाद में जाके अगस्त प्रस्ताव बना? बताइए वो मांग क्या थी? हमने क्लास में डिस्कस किया था, बताया था अगस्त प्रस्ताव के बारे में। देखिए 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की बात कही तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी संविधान सभा है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो गठन किया जाना चाहिए, निर्वाचन किया जाना चाहिए, ये वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए। उनकी इसी मांग को जब ब्रिटिश सरकार द्वारा आंशिक रूप में मान लिया गया तो यही जाकर अगस्त के महीने में 1940 में पारित हुआ, जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। हम लोगों ने बात किया था। अब हमें ये बता दीजिए कि जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग को इस संविधान सभा के निर्वाचन में कितने सीटें प्राप्त हुई थी? बताइए भाई, जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी निर्वाचन के पश्चात? हमने आपको कल 73। और कांग्रेस पार्टी को 208। 208। कोई और भी बताए भाई कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में कुल कितने सीटें थी, या फिर कितने सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और कितने सदस्य आपके देसी रियासतों से थे? 296 ब्रिटिश से। एक एक करके बताएं। 93 किससे? देसी रियासतों से। हाँ ठीक है, आगे। और 296 ब्रिटिश भारत से। चुनाव कब किया गया था, निर्वाचन कब हुआ था संविधान सभा का? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन किस वर्ष हुआ था? 1946 में। ठीक है, 1946 में मंथ कौन सा था? जुलाई अगस्त का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, चीजों को समझते हैं। उसके पहले ये जान लीजिए कि हमने बताया था कल उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आपके जो तीसरा संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उस दिन उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली थी, कुछ दिन बाद मिली। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना आवश्यक है कि किस दिन यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसे स्वीकृति प्राप्त हुआ था। किसी को नॉलेज है या फिर जानकारी में है तो बताएं, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे। बताइए, किसी को जानकारी में है कि उद्देश्य प्रस्ताव? नहीं, 24 जनवरी को नहीं। और कोई? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको संविधान सभा ने क्या कर दिया? पारित कर दिया, अर्थात अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ध्यान रखेंगे, जब यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को यह वहां पर पारित नहीं हुआ था, केवल प्रस्ताव वहां पर प्रस्तुत किया गया था।
पारित कब हुआ? 1 साल बाद 22 जनवरी 1947 में। ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको जानकारी के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान सभा बन गया और संविधान का निर्माण होने लगा, 9 दिसंबर 1946 से हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई और जाकर हमको 15 अगस्त 1947 में हमारे कहा हो गया कि देश आजाद हो गया। लेकिन ये बताइए कि जब देश आजाद हुआ, न हमारे पास संसद थी, न हमारे पास कोई लोकसभा थी, न राज्यसभा थी, ना ही हमारे पास कोई हमारा संविधान था, तो हमारा देश आखिर चल कैसे रहा था? किसी को जानकारी हो तो बताएं भाई, हमारा देश आखिर कैसे चल रहा? दूसरे देशों से सारे स्रोत लिए गए थे नहीं, चलाने गलत के जवाब। लिए। हमारा संविधान बना ही नहीं था, फिर कहां से दूसरे देशों से हम संविधान लेंगे? हमारा तो संविधान बनकर ही तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये भी तो सोचिए। ब्रिटिश के ताज का शासन था, रेगुलेटेड कंपनी, इसी के रूल से, कंपनी के रूल से चल रहा था। और कोई बताए भाई, बताइए, जवाब दीजिए। नहीं पता? देखिए, जब हमारे पास हमारा संविधान नहीं था, ना ही हमारे पास हमारी कोई संसद थी, तो आपको पता होगा कि 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया, उसी दौरान अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। यह अंतरिम सरकार उसी समय से भारत के सभी जो व्यवस्थाएं थी उनको संचालित एवं नियंत्रित करने का कार्य कर रही थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, संसद नहीं थी तो देश में क्या था? तो संसद की तरह ही हमारे पास क्या थी? संविधान सभा थी। यह संविधान सभा, यह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही क्या कर रही थी? हमारे देश में संसद की तरह कार्य कर रही थी। जैसे वर्तमान में संसद हमारे लिए क्या करती है? हमारे लिए कानून बनाती है, विधेयक पारित करती है। ठीक उसी प्रकार उस समय संविधान सभा को यह अधिकार दिया गया था, पावर दिया गया था कि वह हमारे लिए क्या करे? कानून का निर्माण करे, आम जनता के लिए विधेयक को पारित करे, इत्यादि का कार्य कर रही थी। तो संसद का कार्य कौन कर रहा था? संविधान सभा कर रही थी। पॉइंट नंबर 3 कि उस समय हमारे देश में संविधान तो था नहीं, तो फिर किससे देश चल रहा था? तो उस समय देश को चलाने का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंधित प्रावधान थे, जब तक हमारा देश का संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया और लागू नहीं हो गया, तब तक उसी के अंतर्गत उसके अधिकांश प्रावधान हमारे देश पर क्या होते गए? लागू होते गए। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, परेशानी, दिक्कत, या फिर हम लोग आगे बढ़े? बताएं भाई, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको जान लेने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको हम लोग नेशनल फ्लैग बोलते हैं, इस नेशनल फ्लैग को कब मान्यता मिली थी? बताइए, नेशनल फ्लैग को। हाँ बताइए। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। देखिए, दो चीजें हैं 1947 में आपको ध्यान रखनी है। एक तो सबको पता है 1947 में 15 अगस्त को आजादी मिली थी, उसको तो किसी को नहीं बताना है। दो चीजें 1947 में आपको याद रखनी है। एक 22 जनवरी 1947 याद रखना है, उस दिन क्या हुआ था? प्रस्तावना को स्वीकृति मिली थी, प्रस्तावना हमारे संविधान सभा में पारित किया गया था। दूसरा वो है 22 जुलाई। एक 22 जनवरी है, वो प्रस्तावना पारित हुआ था। एक है 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो नेशनल फ्लैग है, इसे मान्यता प्राप्त हुआ था। अब बात नेशनल फ्लैग की आ ही गई है, तो आपके एग्जाम में जीके का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो ध्वज है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, इस तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बताइए, किसी को जानकारी है? 3:2। 3:2। वेरी गुड। 3:2 के अनुपात में ध्यान रखिए। हाँ, तो आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? ध्यान रखिएगा, लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है या फिर चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछ रहा है? तो क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दीजिएगा। 3:2 जो अनुपात है, यह लंबाई और चौड़ाई का, यदि ये टर्म
चेंज करेगा तो आप भी अपने हिसाब से चेंज करेंगे। पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो नेशनल फ्लैग था, राष्ट्रीय ध्वज था, इसे 22 जुलाई 1947 को मान्यता प्राप्त हो गई थी। दूसरा है हम जो राष्ट्रीय गान गाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत क्या है, आगे कोई बताए भाई, दोनों में अंतर क्या है? जनगण मन क्या है, राष्ट्रीय गान है कि राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, जी हाँ। और वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत। देखिए, जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है, इन दोनों को मान्यता कब प्रदान हुआ था, बताइए, कोई किसी को जानकारी है? संविधान किस दिन? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अथवा किया गया था। नहीं, गलत जवाब है। और कोई बताए? सर, राष्ट्रीय गान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। वेरी गुड, सही जवाब। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को क्या किया गया था, अपनाया गया था, उसे मान्यता प्रदान की गई। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कब से चल रहा है, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं क्या? हिंदी साहित्य या फिर हिंदी भाषा या व्याकरण संबंधी चीजों को आपके सिलेबस में है? बताइए कोई, बताएं भाई किसी आप। हाँ, तो एक क्वेश्चन ये है कि बताइए हिंदी का वर्तमान में स्वरूप क्या है? हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है कि? सर, तो हम थोड़ा ऑप्शन दे रहे सा हैं, रेशियो बता दीजिए। 3:2 है। हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, मातृभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? आई श्योर सभी गलत जवाब देंगे। राष्ट्रीय भाषा है। और कोई जवाब दे? सर, मातृभाषा तो संस्कृत है ना? अच्छा, मातृभाषा संस्कृत है, गलत जवाब। सर, मातृभाषा है। सबकी अलग अलग होती है, मातृभाषा सबकी अलग अलग होती है। अच्छा, किसने कहा कि राष्ट्रीय भाषा है? देखिए, ये हिंदी का ही बात नहीं है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, संविधान में भी है कि हिंदी क्या है। तो सभी लोग सहमत है कि हिंदी? हाँ, बोलिए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 22 भाषाओं को मतलब दिया गया है ना, कि तो सारा उसमें हिंदी को भी है, तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं। आप अनुसूची में चले जा रहे हैं। अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है, वहां पर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त वो भाषाएं हैं। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने प्रश्न ये है कि कौन, जो हिंदी हमारी भाषा है, इसका स्वरूप क्या है, राष्ट्रीय भाषा है कि मातृभाषा है? सर, हिंदी तो मातृभाषा है। मातृभाषा है। सर, यूपी के लिए तो मातृभाषा है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही मतलब स्टार्टिंग से ही हिंदी बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, राजभाषा के बारे में जानते हैं कुछ? राज्य भाषा, हाँ सर, राज्य में बोली जाती है। राज्य भाषा नहीं, नहीं नहीं, राज्य भाषा नहीं, राजभाषा। राज करना वाला राज नहीं, राजभाषा है। अब क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका 1 नंबर गलत करके जाएगा, शायद माइनस भी कर ले। एक बात जान लीजिए, हिंदी न राष्ट्रभाषा है, न आपकी मातृभाषा है, न राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी राजभाषा है। क्लियर कर लीजिए, राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो कि किसी एक देश की जनसंख्या या फिर एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत बोले जाने वाली अधिकांश जनसंख्या फिर नागरिकों के द्वारा बोली गई जनसंख्या के द्वारा कोई भाषा होती है। लेकिन हमारे संविधान के अंतर्गत कोई भी ऐसी भाषा को प्रावधान नहीं किया गया है जो कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो। जो हिंदी है वह राजभाषा है, ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं, राजभाषा। अब राजभाषा क्या है? राजभाषा वह भाषा होती है जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है, इन ऑफिशियल यूज। तो हिंदी का प्रयोग भारत में कार्यालयी प्रयोग में सबसे ज्यादा लाया जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि हिंदी जो होगी यह हमारी राजभाषा होगी, और इसकी जो लिपि होगी वह क्या है? हिंदी की लिपि क्या है भाई, बताइए? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। बहुत तेज से जवाब दे दीजिए। तो एक और दे दीजिए भाई,
क्वेश्चन ये है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए मेरे पढ़ाने का यही तरीका है भाई, जब हम है ना? नहीं नहीं, संस्कृत देवनागरी नहीं है। एक बात ये जान लीजिए कि जब हम पढ़ाएंगे तो मेरे माइंड में जो भी अलग से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यदि किसी को दिक्कत है तो भाई हाथ खड़ा कर सकता है, बता सकता है कि नहीं सर इससे प्रॉब्लम हो रही, अन्यथा हम आगे चीजों को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे? नो सर। बाकी लोग भी सहमति दे सकते हैं, लगभग 11 लोग जुड़े हैं। नो सर, कोई बाकी दिक्कत नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए मैं ये बता रहा था कि जो हिंदी है और सॉरी जो संस्कृत है उसकी लिपि क्या है। उसकी लिपि शारदा लिपि है। हालांकि मुझे साहित्य नहीं पढ़ाना है, फिर भी जान लीजिए दो चीजें होती हैं, एक होती है भाषा, एक होती है लिपि। अच्छा, भाषा और लिपि में किसको अंतर पता है? भाषा क्या है, लिपि क्या है? किसे भाषा कहते हैं, किसे लिपि कहते हैं? हिंदी भाषा है कि लिपि है? भाषा 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 है सर, भाषा है फिर सर। लिपि किसे कहते हैं? लिपि बेसिक से सिंपल से जो समझिएगा। लिपि तो हमारे जिन पास वो लिपि चीजों कहते को हम बोल सकते हैं, जिनका उच्चारण कर सकते हैं, जिनके हम कुछ ध्वनि निकालते हैं मुख से, वह होती है भाषा। और जिस बोली हुई ध्वनि को या फिर उच्चारण किए गए शब्द को यदि हम कहीं पर लिखते हैं, तो जो ये लिखने का तरीका होता है यह कहा जाता है लिपि। हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो जो आप समझ रहे हैं हमारे बोली गई चीजों को, तो वो जो आप समझ रहे हैं वो हिंदी है। वो हिंदी क्या है? भाषा है, क्योंकि हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। अब इसी चीज, सुने हुए चीज को यदि आप अपने कॉपी पे लिख रहे हैं, तो आप जिस मतलब जो आपके लिखने का तरीका है कि क ऐसे लिखा जाएगा, ख ऐसे लिखा जाएगा, ज्ञ तक ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये जो लिखने का तरीका है वो आपका क्या है? लिपि है। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, और भाषा तो अपना आप जानते हैं बोलने का जो उनका प्रावधान है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लिपि क्या है और भाषा क्या है समझ गए होंगे। किसी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। किस नो आर्टिकल सर। में है, किस आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा बताया गया है? बताइए, अभी बताइए। आर्टिकल 8। आर्टिकल 8। अच्छा, और कोई बताए भाई? सर 343 आपने बताया। वेरी गुड। जिन्होंने आर्टिकल 8 याद किया है वो सुधार कर लें। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। दूसरा प्रश्न यही घुमा के पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी की लिपि देवनागरी दी गई है, तो वो भी आर्टिकल 343 है, पहली चीज। दूसरी, जिन्होंने कहा 8, वो 8 अनुच्छेद नहीं है, वो 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 प्राप्त मान्य भाषाओं की सूची दी गई है। अब कंफ्यूजन में नहीं है, क्लियर है? किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज है कि अब तो हो गया, संविधान बन गया, संविधान का निर्वाचन, सॉरी, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा के सभी बैठकों संबंधित चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, उनमें जो प्रावधान थे उनको जान लिया, कुछ जो स्पेशल चीजें थी हमने उसको जान लिया। अब देखिए कुछ चीजों को, समितियों को आपको जानना होगा। उनको डिस्कस करने से पहले, कल हमने आपसे बोला था कि समितियों को जान के पढ़ के आइएगा। उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, जैसे वर्तमान समय में हमारे संविधान, राजश्री पूछ रही है, और सर जिसकी फर्स्ट क्लास है वो पहले के कहाँ से कवर करें? डोंट वरी, 4 या 5 जून से हम फिर से रिपीट करेंगे, मतलब जल्दी में रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग को आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है। 4 या 5 जून के बाद व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाएंगे, तो आपका सब कवर हो जाएगा। डोंट वरी, आप चिंता ना करें, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे वर्तमान में हम लोगों का नेशनल सिंबल है ना, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसका भी अपना कुछ प्रतीक चिन्ह था। बताइए संविधान सभा का वो प्रतीक चिन्ह था क्या आखिर? किसी को जानकारी है? बताएं भाई।
बताइए, नहीं पता? अरे हाँ या ना में जवाब दे दिया करो भैया, कल ही समझाए थे। नो सर। शांत रहने से कुछ नहीं होगा। नहीं आता है तुरंत बोलो नहीं नो पता सर। गुरुजी। नो सर। ठीक ठीक। नो सर। देखिए, हाथी, हाथी जो है एलिफेंट, इसे एलिफेंट वाला हाथी, उस हाथी को ही भारतीय संविधान सभा का क्या बनाया गया था? प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछा जाता है कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जवाब दीजिए, कल की क्लास में पढ़ाएं। संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा का? BN राव। BN राव को किया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये बताइए किस बैठक में किया गया था? यह भी हमने बताया था। द्वितीय बैठक। तृतीय बैठक में किया गया था। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि संविधान सभा का सचिव कौन था? अध्यक्ष के नाम हमने बता दिए थे, अस्थायी, स्थायी अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष के नाम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आज संविधान सभा का प्रतीक क्या है वो हो गया, संवैधानिक सलाहकार कौन है ये हो गया। अब यह है कि संविधान सभा का सचिव कौन था, बताइए। ये सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं कि नहीं? हमें नहीं लगता कि पढ़ी होंगी उतनी। पढ़ा सर, बट वो रिमाइंड नहीं हो पा रहा है। चलिए अच्छी बात, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। संविधान सभा के सचिव HVR अय्यर थे। H.V.R. अय्यर, HVR संविधान सभा के क्या माने जाते हैं? सचिव माने जाते हैं। इनको संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अधिकांश गलत करके आएंगे। आप बता दीजिए हमको कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? हु इज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? BR अम्बेडकर सर। हमको लगा ही था कि सभी लोग आप लोग जाएंगे सीधा अम्बेडकर जी के पास। और कोई बताए भाई? हम आगे, मैं बार बार बोल रहा हूं पहले ही क्लास से कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ो मेरे भाई। देखो कई बार होता क्या है एग्जाम में कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, बहुत खुश रहते हो, आप पेपर देखते हो, पेपर लगता है कि बस हो जाएगा, और जल्दीबाजी में सही क्वेश्चन आपको आता हुआ आप क्वेश्चन सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन? मैंने ये नहीं बोला है कि ऑप्शन है क्या सर? हाँ ऑप्शन है क्या? ऑप्शन हाँ दे सकता हूँ। ऑप्शन है LN मुखर्जी पहला, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा आपके हैं मदन लाल बोस, और चौथा वसंत कृष्ण वैद्य। बताइए। सर पहला। HC मुखर्जी। क्या बोले हैं? पहला नाम बताइए। याद तो हो गया, पहला नाम बताइए। सर मेरा मदन लाल। LN मुखर्जी। LN मुखर्जी। LN मुखर्जी जो थे यह मुख्य प्रारूपकार थे। और मेरे एक भाई ने जो जवाब दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, उन्होंने कहां से पकड़ा मैं ये भी बता दे रहा हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो मुख्य प्रारूपकार नहीं थे। तो इस चीज को लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यदि प्रश्न पूछता है कि मुख्य प्रारूपकार, तो मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी है। लेकिन वहीं पे यदि प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो दोनों अलग अलग चीजें मेरे भाई। प्रारूपकार और प्रारूप सुन के यदि आपको सिमिलर लग रहा है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी से क्लियर कर लीजिए। प्रारूप समिति जो कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्ट कमेटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अलग है, और जो चीफ ड्राफ्ट मैन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो अलग है। तो दोनों को क्लियर कर लीजिए। अभी मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी हैं, और जो आपकी मुख्य जो प्रारूप समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताएं। नो सर। ठीक। अब देखिए, जो हमारी संविधान है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यह दो भाषा में लिखी गई। एक इटैलिक शैली में लिखी गई है, दूसरा लिखा गया है हिंदी संस्करण में। तो हम आपको एडिशनल जानकारी के लिए पूछना चाहते हैं और बताएंगे उसके बाद
ये बताइए कि संविधान को इटैलिक शैली, सिंपल जान लीजिए इंग्लिश वाले भाषा में, किसने लिखा? किसी को पता है? बाबा भीमराव अम्बेडकर। ना लिख, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। और कोई? मैं लिखने की बात कर रहा हूं, जो अब आपका एक्चुअल संविधान है, जो मूल संविधान है जिसको लिखा गया, उसे किसने लिखा? इटैलिक भाषा में। 2 संस्करण है संविधान की, 2 कॉपी है, एक इटैलिक शैली में है, दूसरी हिंदी में लिखी गई है। दोनों अलग अलग लोगों ने। सर ऑप्शन दे दीजिए, ऑप्शन दीजिए सर। नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा इनका पूरा नाम है, बहुत बड़ा है। शॉर्ट फॉर्म में यदि आप लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। हवाई ज्यादा पिक्चर देखे होंगे, इनके नाम में राय ज्यादा है, अंतर ये है। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, इनके 4 नामों के एक नाम है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। इन्होंने संविधान की जो इटैलिक शैली है उसका क्या किया था? लेखन किया था, अर्थात लिखा था। वहीं पर यदि पूछे कि संविधान का हिंदी संस्करण का लेखन किसने किया था, हिंदी में किसने संविधान को लिखा था, वो लिखा था आपके वसंत कृष्ण वैद्य ने। दोनों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी यदि पूछता है ऐसा तो आपको कंफ्यूजन न हो, दोनों अलग अलग हैं। एक ने जो रायजादा साहब हैं वो इटैलिक शैली में लिखे हैं, जो वसंत कृष्ण वैद्य जी हैं, वैद्य मतलब हिंदी का नाम समझ लीजिए, थोड़ा सा वैद्य हिंदी का शब्द लगता है ना, तो इनको नाम समझ लीजिए कि ये इन्होंने हिंदी संस्करण लिखा है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि जब आप मूल संविधान देखेंगे तो मूल संविधान पे बड़ी सारी पेंटिंग्स की गई है, चित्रकारी की गई है, उसका बहुत अच्छे से अलंकरण किया गया है मूल संविधान। हालांकि आप लोगों ने देखा नहीं होगा मूल संविधान, कभी सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए या फिर गूगल पे सर्च करिए, आपको दिख जाएगा। तो मूल संविधान में बहुत सारी पेंटिंग्स है, उसका अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, अलंकरण किया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस मूल संविधान का अलंकरण या फिर डेकोरेशन किसने किया? बताइए, किसी को जानकारी है? नो सर, डोंट नो। और ये काफी डीप जा रहा है, लाइक जीपीएससी वगैरह में ये सब पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं एडिशनल जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जो भी क्लास होगी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कहीं से कुछ पॉइंट। वो अच्छी चीज है सर। हाँ, वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इससे हमारा ही ज्यादा इम्प्रूव होगा, हमारा स्टॉक बढ़ेगा नॉलेज का। जी जी जी। बताइए भाई, देखिए 2 लोग थे उस समय पश्चिम बंगाल, जब हमारा संविधान बन रहा था तो पश्चिम बंगाल का एक बड़ा फेमस इंस्टीट्यूशन था। पश्चिम बंगाल में आप लोग पहले से जानते हैं, पश्चिम बंगाल के जो बंगाली लोग होते हैं वो पेंटिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का बहुत अच्छा पैशन रखते हैं, बहुत अच्छा उनको हॉबी है उनका, डांस करना, सिंगिंग करना, ये सभी चीजें आप लोग जानते हैं। अभी भी मैं वहीं से हूँ। सर शांतिनिकेतन। वेरी गुड, आपने सही पकड़ा। वहां का एक फेमस इंस्टीट्यूशन है शांति निकेतन। इसी शांति निकेतन के 2 होनहार विद्वान कह लें जो कि अलंकरण में फेमस थे उस समय, एक मदन लाल बोस और दूसरा बिहुवर राम मनोहर सिन्ही। इन दोनों लोगों ने संविधान को क्या किया है? डेकोरेट किया है। नाम फिर से बोल दे रहा हूं, जान लीजिएगा, मदन लाल बोस पहला, दूसरा बिहुवर राम मनोहर सिन्ही। किस इंस्टीट्यूशन से थे? शांति निकेतन से थे। अभी तक किसी कोई कंफ्यूजन, समस्या, परेशानी या फिर आगे बढ़ेगा? बताइए, आगे बढ़िए सर। ठीक है, समस्या तो नहीं कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समितियों की तरफ। देखिए होता क्या है कि 389 लोग, सॉरी 79 लोग, 89 कंफ्यूज हो गए, 389 कहिए। 389। हाँ, 389 मेंबर्स जो थे। अब ऐसा नहीं है कि एक साथ उन लोगों को पूरा काम दे दिया जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। किसी काम को करने का अच्छा तरीका है कि काम को ग्रुप में बांट दीजिए। तो संविधान में भी यही, संविधान सभा के अंतर्गत भी यही काम किया गया कि संविधान सभा में कई सारी समितियों को संविधान से संबंधित अलग अलग कामों को बांट दिया गया, जिससे कि कई सारी समितियों का गठन किया गया। और इन्हीं समितियों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले 2 चीजें जो संघ से जुड़ी हैं, एक है संघ शक्ति समिति और दूसरा है संघीय संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, किसी को जानकारी है? संघीय संविधान समिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। अब देखिए, जिनको याद नहीं हो रहा है वो याद कैसे करेंगे। पहली चीज कि जो संघीय शब्द आया है, संघ, देखिए हमारे देश में को दो भागों में बांट सकते हैं आपके व्यवस्था के हिसाब से। एक होता है संघ, जिसको हम लोग केंद्र सरकार बोल सकते हैं, दूसरा होता है प्रांत, जिसको हम राज्य सरकार बोल सकते हैं। तो नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कहाँ का होगा, केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार का? केंद्र सरकार का अर्थात संघ का होगा, संघीय सरकार का होगा। तो यह जो संघीय शब्द है आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखिएगा। अगला है कि जो प्रांतीय संविधान समिति थी पहला, दूसरा मौलिक अधिकार समिति थी वो, और तीसरा अल्पसंख्यक व जनजातीय समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? किसी को जानकारी है? मौलिक अधिकार समिति, जनजातीय समिति, वेरी गुड, प्रांतीय संविधान समिति। आप लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम इसलिए अल्पसंख्यक HW मुखर्जी थे, और मौलिक और एक दो चीजें अलग अलग है। अल्पसंख्यक के अलग है, मौलिक के सर JB कृपलानी थे। JB कृपलानी, और प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, जब पूछेगा तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सर अब बात आ ही गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो हमें बता दीजिए कि उनकी स्मृति में कौन सा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? बताइए, जीके के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी मान सकते हैं। सर एकता दिवस, यूनिटी डे, एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में हम लोग क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है भाई, सभी लोग जानते हैं संचालन समिति, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सभी चीजें, आपसे एक ही एग्जाम में पूछेगा, वो है प्रारूप समिति, लेकिन फिर भी याद करने के लिए रख लीजिए याद। प्रारूप समिति का तो सभी लोग जानते हैं, कौन थे भाई बताइए? राजेंद्र ना, प्रारूप समिति की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी हमने बताया भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं पर यदि संचालन समिति कहा जाए तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे देश के प्रथम राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार उप समिति है, हमने जो पहला डिस्कस किया था जिसमें हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा की थी, वो मौलिक अधिकार समिति थी। जो ये दूसरा है यह मौलिक अधिकार उप समिति है। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? किसने जवाब दिया था? JB कृपलानी। वेरी गुड, सही जवाब। अब देखिए, हमको एक क्वेश्चन बता दिए सिंपल सा, प्रारूप समिति को सबको जवाब पता है कि डॉक्टर, हेलो जी हाँ बताइए। नाम और एक बार दोहरा दीजिए। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आप लोगों ने प्रारूप समिति का बहुत अच्छा सा जवाब दिया कि जो इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन प्रारूप समिति से यहीं तक क्वेश्चन नहीं पूछता है। दूसरा क्वेश्चन प्रारूप समिति से पूछता है कि ये बताइए, जो प्रारूप समिति थी इसमें सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? इस समिति में, इस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 7 सर। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, इस समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था। तीन चीजें 1947 में अब याद रखनी है, एक 22 जनवरी 1947, एक 22 जुलाई 1947 और अगला है 29 अगस्त 1947। तो ये बताइए भैया कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? बताएं भाई। 22 जनवरी को मान्यता प्राप्त। वेरी गुड, नेशनल फ्लैग को मान्यता प्राप्त किया गया था। अब बताइए 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? स्वाति जी बताएंगी, बताएं भाई, क्योंकि आवाज एक ही आ रही है बार बार।
सर नेशनल फ्लैग को मान्यता प्राप्त हुआ था। गलत जवाब। वो 22 जनवरी को सर हुआ क्या था। पूछा आपने? मैंने पूछा 22 जुलाई 1947। सर उद्देश्य उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया गया। वेरी गुड। उद्देशिका प्रस्ताव को क्या किया गया था? संविधान सभा में पारित किया गया था। तीसरा, साक्षी जी आप बताइए, अभी हमने डिस्कस किया 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? जी हाँ बताइए। सर 22 जुलाई 1947 को तो सर राष्ट्रीय ध्वज न अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ना, सॉरी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज। हाँ हाँ सही है, कंफ्यूज हो गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज था। 22 जनवरी 1947 को आपका क्या है? उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन। ठीक है। देखिए ये सभी चीजें हो गई आपकी। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए। ये बताइए, संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा हूं। दो अध्यक्ष हुए हैं, प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा हूं। किसी को जानकारी है? प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्टेड है, घुमा के है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा या फिर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा? अस्थाई, यह अस्थाई थे और प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू और अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम पूछेगा तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, हमने आपसे एक बात कही थी कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। आप सभी को पता है, जो उसकी 12वीं बैठक थी। संविधान सभा की 12वीं बैठक कब हुई थी? हमने क्लास में डिस्कस किया था। यह हुआ था आपके कब? 24 जनवरी 1950 को, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न कैसे भी पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, या फिर प्रश्न पूछे कि किस संविधान सभा के बैठक में आपका यह जो संविधान सभा के लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया, तो अंतिम बैठक कह लें या फिर 12वीं बैठक कह लें, दोनों एक समान रूप में। अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ये बताइए कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने उस संविधान पर साइन किया, हस्ताक्षर किया? बताएं, जवाब दें। किसी को जानकारी है? कुल मेंबर थे 389, फिर से बता दे रहा हूं, लेकिन मैंने पूछा है कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने उस संविधान पर साइन किया, ये बताइए आप सभी में से कोई। 178 अप्रोक्स। ना, गलत जवाब। और कोई? 284 जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया था? संविधान के ऊपर साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। अब ये बता दीजिए हमको, कल का थोड़ा सा क्वेश्चन एक दिमाग में आ रहा है, आप लोग बता दीजिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? सर 15। वेरी गुड। देखिए 3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला कि संविधान सभा बनना कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लागू कब हुआ? लागू कब हुआ भाई बताइए? संविधान हमारे देश में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 26 नवंबर 1900। ना गलत जवाब। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1900। प्रश्न पूछे स्वीकृत कब हुआ था या फिर प्रश्न पूछे बनकर तैयार कब हुआ था, तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था या फिर अंगीकृत कब किया गया, यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर स्पष्ट कर लीजिए।
लागू होने का समय अलग है, स्वीकृत या फिर तैयार होने का समय अलग है, दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज की इस क्लास में अंतिम समय में आइए डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। सबसे पहला ये है कि यह जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, यह किस व्यक्ति ने कहा था? यह किसका स्टेटमेंट है संविधान सभा को लेकर कि भारतीय संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है? ऐसा क्यों कहा था भाई? क्योंकि उस समय एक दल के रूप में सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का सिंपल सी बात है 208 सीट है, 208 सीट बहुत मेजर बात है, तो सिंपल सी बात है उसकी मेजोरिटी, उसका वर्चस्व कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसी को देखते हुए स्टेटमेंट मिला था कि जो संविधान सभा है यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। इसे किसने कहा था बताइए? नहीं पता? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा है। दूसरा, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह किसने कहा बताइए? जो संविधान सभा है यही क्या है? कांग्रेस है, और यह जो कांग्रेस है यही भारत है, यह किसका स्टेटमेंट है? नो आइडिया। यही कहा था जिसने पहले का स्टेटमेंट कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी यही स्टेटमेंट दिया था। और आज का लास्ट का पॉइंट जो स्टेटमेंट से संबंधित है कि जो संविधान है यह हिंदुओं का निकाय है, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले यहाँ पे क्या हो चुकी थी? इसका बहिष्कार करके आउट हो चुकी थी। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि मुस्लिम लीग ने पहले तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान के निर्माण को स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही बैठकें इसकी स्टार्ट हुई, द्वितीय में बैठक में इन्होंने क्या कर दिया कि हम इस संविधान के लिए नहीं मानते हैं, हमें अलग देश चाहिए, उन्होंने इससे क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो बचे कौन भाई? सिंपल सी बात है, हिंदू बचे। तो इसी को देखते हुए एक सज्जन महोदय थे, उन्होंने संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा। अब यह किसने कहा यह बताइए? जिन्ना या फिर एक और नाम भुला रहे? लॉर्ड विंसकाउंट। अच्छा, लॉर्ड विंसकाउंट ने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहकर क्या किया था? संबोधित किया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास से थोड़ी सी चीजें आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो बेसिक जानकारी संविधान की मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितने मौलिक अधिकार थे, कितने मौलिक कर्तव्य थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इनको पहले से पढ़ के आएंगे तो और चीजें इंटरेस्टिंग होगी, कुछ और जानने का प्रयास आप लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ के आएंगे। आज की क्लास में ये बताइए, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो ठीक है बताएं, नहीं तो हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। कोई इशू भी तो नहीं लग रही है, लेकिन सर आप फ्यूचर में नोट्स बनाने को मिलेंगे ना, लाइक बोर्ड से जो पढ़ेंगे? सर जो आप मतलब क्वेश्चन कर रहे थे सर, नोट्स पीडीएफ चाहिए आपको? सब पीडीएफ मिलेगा, हम जो बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा भी भाई, उसकी चिंता मत करिए। अभी थोड़ा सा तो सर हम लोग उसी मोमेंट में नोट्स बनाएंगे जब आप पढ़ाते रहेंगे, या फिर उसके बाद? उसी मोमेंट देखिए, नोट्स आप तभी बेहतर बना पाएंगे मेरे भाई जब हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि उसी के दौरान कई सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम आप लोगों को पीडीएफ भेज देंगे, अभी कहोगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कम से कम 20 से 30 पीडीएफ अलग अलग नोट्स भेज देंगे आप लोगों को, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के भेज देंगे, हैंड रिटेन नोट्स भेज देंगे, लेकिन वो पॉइंट वाइज होंगे। लेकिन जब टीचर पढ़ाता है, मतलब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन से जो भी चीजें निकलती है तो एक्स्ट्रा भी चीजें आपको इनपुट देते जाते हैं, बताते जाते हैं। ये बेहतर तभी हो पाएगा जब क्लास आप कर रहे हो, हम बता रहे हो, आप चीजों को नोट कर रहे हो, तो आपकी एक साथ कई सारी चीजें आपको वहां पर सुनने को समझने को मिलती हैं। सबसे बेहतर ये होगा कि हम यदि बता रहे तो आप उसको नोट करिए, बाकी हम आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, उसकी चिंता मत करिए आप। ओके सर। और सर आपने एक बात नोटिस किया कि नहीं कि हमारे इस क्लास में, आपके इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, सब धक्का मुक्की करते हैं आंसरिंग करने के लिए। अच्छी बात है, देखिए बोलना सीखिए, सबसे अच्छी चीज ये है। देख लीजिए भाई, सिंपल सी बात ये है कि जिस बंदे ने बोलना सीख लिया और जिसकी स्पीकिंग अच्छी हो गई, वो कभी भी कितना भी गंवार है वो खाए बिना नहीं मरेगा।
जिसको बोलना आ गया। देखो लोग सफल वो लोग होते हैं ना जो दूसरों के मन में घुस जाते हैं, जो दूसरे को इफेक्ट कर ले जाते हैं। आपके सामने कोई अगला बंदा खड़ा है और आप ऐसे हाथ बांध के उसके सामने खड़े हो गए, सुन रहे हैं। अरे भाई सुनना ही नहीं होता, सुनाना भी कुछ होता है। अगला इंप्रेस तभी होता है जब आपकी बात उसके मन तक पहुंच जाए। यदि आप उसमें सफल हो तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग देख लीजिए, बिजनेसमैन देख लीजिए, अच्छा नेता देख लीजिए। हमारे कई सारे नेता के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, हालांकि टीचर को शोभा नहीं देता है किसी पॉलिटिशियन का नाम, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सफल है कौन असफल है। तो सफल वही है जो अच्छे तरीके से बोल लेता है, एक्सप्रेस कर लेता है। तो बोलिए, गलत सही कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, और बोलने से ही सीखेंगे। सर कक्षा एक बात कहना चाहूंगी, कक्षा की पहली और आधारशिला होती है कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा वो चीज जाएगी। सही तो बात। साथी महोदय ठीक बोल रहे हैं, धक्का मुक्की करते, लेकिन बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। सही बात है। देखिए अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचे। चीजों को जितना ज्यादा आप पूछेंगे, देखिए टीचर को और पढ़ाने में अच्छा कब लगता है, जब उससे क्वेश्चन मिलते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमको भी ना है, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो वैसे हम भी पढ़ रहे हैं, मेरा भी उम्र है, आप लोग देख पा रहे होंगे, हम भी एक स्टूडेंट की तरह ही है, हम भी पढ़ रहे हैं लगातार। तो कुछ आप लोग पूछे, हो सकता है मुझे कुछ ना आए तो मैं उस पर रिसर्च करूं, मैं पढ़ूं अपना, फिर आके मैं अगले क्लास में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर प्रकार से हर चीज का उत्तर दिया जाए, आपको सेटिस्फाइड किया जाए। हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं आएगा कि आपको कुछ दिक्कत आए या समस्या आए। हमारी तरफ से जो भी बन पड़ेगा आपको पूरी सहायता की जाएगी आपके रिगार्डिंग टू एग्जामिनेशन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग आज अच्छे से क्लास किए होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। हर हर महादेव। थैंक यू।